फ्रेंड्स, एज यू ऑल रिक्वेस्टेड, आज से मैं 50% हिंदी और 50% इंग्लिश में लेक्चर्स लूंगा। पर फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे मेरे ही नंबर पर व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं वन वे कम्युनिकेशन है। मतलब मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं, आप ऑन द स्पॉट रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में प्रॉपरली अपनी प्रॉब्लम्स पूछें, और इसके अलावा पर्सनल नंबर पे भी आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो हमारा पार्ट 5 जो है वो कंटिन्यू हो रहा था। बट इफ यू कैन सी, आज से मैं पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो व्हाट इज द रीजन कि मैं पार्ट 5 के 4 आर्टिकल्स छोड़ रहा हूं, आर्टिकल 148 टू 151। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर्टिकल्स आर ऑफ सीएजी, और सीएजी स्टेट के लिए भी काम करता है और सेंटर के लिए भी काम करता है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं ये 4 आर्टिकल अभी छोड़ दूं। और क्योंकि मैंने आपको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों खत्म कर दिया है यूनियन लेवल पे, तो उसी को मैं स्टेट लेवल पे भी क्या करूं, खत्म कर दूं। सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, देखिए जरा नोट्स की फर्स्ट लाइन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स एज डेट ऑफ यूनियन। यानी स्टेट और यूनियन दोनों में पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। सर ऐसा कैसे? देखिए, जैसा कि हमने देखा था अपने कौन से लेवल पे, यूनियन लेवल पे, कि भाई सबसे पहले किसके आर्टिकल्स हैं, एग्जीक्यूटिव के। तो यहाँ भी एग्जीक्यूटिव के ही आर्टिकल्स है फ्रेंड। अगर आप याद करें तो जो प्रेसिडेंट होता था, यहाँ पर उसकी जगह कौन ले लेता है, गवर्नर ले लेता है। जो पीएम होते हैं उनकी जगह कौन ले लेता है, चीफ मिनिस्टर ले लेते हैं। और चीफ मिनिस्टर की भी क्या होती है, सीओएम होती है। और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी जगह कौन ले लेता है, एडवोकेट जनरल ले लेता है। तो जैसा गवर्नेंस सिस्टम यूनियन लेवल पे होता है, वैसा सेम टू सेम गवर्नेंस सिस्टम स्टेट लेवल पे भी होता है। बस कुछ माइन्यूट चेंजेस होते हैं जिसके कारण वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। अदर देन दैट, अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, सो फ्रेंड्स हमने देखा था यूनियन लेवल पे क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो स्टेट लेवल पे क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। यूनियन लेवल पे हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट होता है, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। हमने देखा था नियर अबाउट 100 आर्टिकल्स जो है हमने पढ़े हैं, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल नंबर 52 टू 147। तो उसी तरह से यहाँ भी नियर अबाउट 100 आर्टिकल्स है, 152 टू 237। यस, बिल्कुल 395 आर्टिकल में से आप लगभग 250 आर्टिकल खत्म कर देंगे फ्रेंड्स, और 200 आर्टिकल आप लगभग खत्म कर देंगे अगर आप पार्ट 5 और पार्ट 6 इनको ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आई गेस फ्रेंड्स आपको ये कंप्लीटली क्लियर होगा। और जैसा पार्ट 5 के नोट्स में मैंने बनाया था, भाई एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल कहां से कहां तक है, लेजिस्लेचर के आर्टिकल कहां से कहां तक है, यूनियन के आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो सॉरी यूनियन नहीं, जुडिशरी के आर्टिकल कहां से कहां तक है, वैसा ही मैंने इस नोट्स में भी फॉर्मेशन बना दिया है। आई गेस इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। अब फ्रेंड्स देखिए जरा, ये डायग्राम जैसे आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम को अगर आप समझ गए तो आप समझिए यूनियन और स्टेट, इनका जो स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली आप समझ जाओगे। अब कैसे समझना है समझिए। अब याद करिए, जब हम यूनियन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था दोस्तों, यूनियन में हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट पढ़ा था। और जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहला आर्टिकल क्या है, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। पर यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्ड स्टेट दी गई है। अब ऐसा क्यों दोस्तों, पार्ट 5 में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो समझेगा दोस्तों, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये जो दो पार्ट्स थे, इनमें हमने डेफिनेशन ऑफ वर्ड स्टेट जो है वो लिखा है। सॉरी, पार्ट 3 और पार्ट 4 फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। पार्ट 6 में स्टेट्स हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर जो है वो कंप्लीटली इंडिया का पार्ट नहीं था। यहाँ पर स्पेशली लिखाता था एक्सक्लूडिंग जे एंड के। पर अगर हम बात करें, डेफिनेटली अब इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 क्या हो गया है फ्रेंड्स, रिमूव हो गया है। तो अब डेफिनेशन ऑफ वर्ड स्टेट विल आल्सो इंक्लूड ऑल द स्टेट्स
दैट इज जम्मू कश्मीर 2। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप आर्टिकल्स प्रेसिडेंट के याद करेंगे फ्रेंड्स, तो गवर्नर आपको जो है काफी हद तक अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि नियर अबाउट मैं कहूँ, नियर अबाउट हम कह सकते हैं गवर्नर नियरली, है ना, ये शब्द लगाना मत भूलेगा, नियरली गवर्नर इज इक्वल्स टू प्रेसिडेंट। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, काफी हद तक चीजें सेम हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आर्टिकल 52 से अनालोगस है या आर्टिकल 153। आर्टिकल 52 में हम कहते हैं देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट फॉर ईच स्टेट, और आर्टिकल 153 में हम कह रहे हैं यहाँ पर देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। याद करिए, आर्टिकल 53 में हमने पढ़ा था कि सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो किस में रहेंगी, प्रेसिडेंट में रहेगी, पर वो उन्हें यूटिलाइज किसके द्वारा करेगा, अपने अपने ऑफिसर सबऑर्डिनेट जो है उनके द्वारा करेगा। सेम वे में यहाँ भी यही बात है कि जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे उनके जरिए ही आप पावर्स का क्या करोगे, यूटिलाइजेशन करोगे। आई गेस ये आपको अच्छे से क्लियर होगा, प्रेसिडेंट में हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ पे भी यही कहानी है, पर ये देखिए मैं क्या देख रहा हूं, जैसा कि मुझे याद आ रहा है आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, इसमें मेरे पास था इलेक्शन प्रोसीजर फॉर प्रेसिडेंट, कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। मतलब प्रेसिडेंट क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। पर जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूं, यहाँ पर तो क्या लिख दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट है उसको, भाई जो गवर्नर है उसको प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करेगा। और उसका अगला आर्टिकल तो मुझे और भी खतरनाक दिख रहा है भाई, आर्टिकल 56, हमारा टेन्योर का आर्टिकल होता था प्रेसिडेंट का। तो यहाँ तो लिखा है कि ये पोस्ट क्या है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। मतलब कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट इलेक्शन है ही नहीं, गवर्नर का तो नॉमिनेशन हो रहा है। तो ऐसा कैसे? भाई आप एक तरफ कह रहे हो ये प्रेसिडेंट के जैसा पोस्ट है, पर आप प्रेसिडेंट को क्या करते हो, इलेक्ट करते हो, और गवर्नर को आप नॉमिनेट कर रहे हो। तो ऐसा क्यों फ्रेंड्स? तो इसका बहुत इजी सा रीजन है, समझिएगा जरा ध्यान से। भाई स्टेट्स में अगर मान लीजिए हम गवर्नर को क्या कर देते, इलेक्ट कर लेते, तो गवर्नर भी क्या हो जाता, बहुत पावरफुल हो जाता। गवर्नर को डायरेक्ट तो इलेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि समझिएगा फ्रेंड्स, अगर हमने गवर्नर को डायरेक्ट इलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से भी पावरफुल हो जाएगा। तो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से क्या हो जाएगा, वो क्लैश करेगा। अब इसको इनडायरेक्ट लेकिन क्यों नहीं इलेक्ट किया? सो फ्रेंड्स, ही इज नॉट इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ताकि ये नेशनल गवर्नमेंट से क्लैश ना करे। समझेंगे फ्रेंड्स, जो अगर हम बात करें, जो क्या कहते हैं गवर्नर होता है, उसका जो काम होता है वो कहीं ना कहीं हम बात करें नेशनल गवर्नमेंट से जुड़ा होता है। कैसे? अब एज वी ऑल नो, वी आर हैविंग क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। क्वासी फेडरल मतलब जो यूनियन है, भाई स्टेट्स उससे कोई अलग नहीं होगा, कहीं ना कहीं स्टेट्स जो है उन पर भी यूनियन का थोड़ा कंट्रोल होगा। पर सवाल ये होता है कि कैसे होगा। तो स्टेट्स का यूनियन का स्टेट्स पे जो कंट्रोल होता है वो किसकी हेल्प से होता है, गवर्नर की हेल्प से होता है, क्योंकि गवर्नर कहीं ना कहीं किसके द्वारा अपॉइंट हो रहा है, यूनियन के द्वारा। सो अगर स्टेट कुछ भी ऐसा करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर अगर हम बात करें हमारे देश के सीधे सीधे खिलाफ होता है, सो इट इज गवर्नर्स ड्यूटी टू काउंटर दीज टाइप ऑफ थिंग्स। आई गेस आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। इसलिए गवर्नर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह का इलेक्शन नहीं होता है, उसे पावरफुल नहीं रखा जाता है, ताकि यूनियन जो है और उसमें प्रेसिडेंट जो है ये क्या कर सके, ये गवर्नर को कंट्रोल कर सके, और स्टेट में होने वाली गलत चीजों को भी क्या कर सके दोस्तों, कंट्रोल कर सके। इसलिए इनका 5 साल का टेन्योर तो दिया जाता है, परंतु भाई अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को जब फील हो वो स्टेट्स के गवर्नर चेंज कर सकती है। इवन हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन ये है कि जो गवर्नर होता है वो जिस स्टेट का गवर्नर है वो उस स्टेट का मेंबर तक नहीं होता है, उस स्टेट का सिटीजन तक नहीं होता है। अब इसकी बात करें क्वालिफिकेशंस की दोस्तों, तो क्वालिफिकेशंस जैसी हमने प्रेसिडेंट में पढ़ी थी, याद करिए, मैं आर्टिकल्स लिखता जा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों साथ में कोरिलेट होते जाएंगे।
मैं प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल भी लिखता जा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए। तो आर्टिकल 58 जो है उसमें हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी प्रेसिडेंट की, तो इसकी भी सेम है भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आर्टिकल 158, अब याद करिए हमने आर्टिकल 59 पढ़ा था, उसमें हमने कंडीशंस पढ़ी थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो 58 आर्टिकल है, 59 आर्टिकल है, वो सेम टू सेम है। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए भाई, किसी भी तरह का कोई भी नॉन गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होना चाहिए जिससे आपको एक्स्ट्रा सैलरी आ रही हो। भाई आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, वल्लभ भवन में आप रहेंगे मध्य प्रदेश में तो उसका आपको कोई रेंट नहीं लगेगा। और इसके अलावा भी ये पार्लियामेंट वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद गलत है, लेजिस्लेचर हो सकता है, पर हो सकता है पार्लियामेंट ही सही हो, तो इसको छेड़े नहीं, चेक कर लेंगे हम बाद में। आप भी चेक कर लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे, आप क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टाइप कीजिए, तो उससे आपको कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एप्लीकेशन मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, उनसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताबी भाषा डिक्टो जब भी आप फ्री हो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अमीलमेंट और अलायंसेस होते हैं, जितने भी सैलरी और एक्स्ट्रा भत्ते रहते हैं, प्रेसिडेंट की ही तरह गवर्नर के भी उसके टेन्योर के दौरान कम नहीं हो सकते। अब इसके बाद में अगर बात करूं तो बात आती है दोस्तों ओथ की। अब मुझे बताइए प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? भाई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब मुझे बताइए इंडिया में तो बहुत सारे गवर्नर है भाई, जितनी स्टेट्स है नियर अबाउट उतने उतने गवर्नर है, तो क्या इतने सारे गवर्नर्स को भाई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ दिला पाएगा? डेफिनेटली नॉट। तो इसीलिए क्या करा गया है भाई, जिस स्टेट का जो गवर्नर है उसी स्टेट के हाई कोर्ट जज जो है उनसे क्या कराई जाएगी? ओथ कराई जाएगी। मतलब एमपी में आनंदी पटेल को एमपी के ही हाई कोर्ट जज से क्या कराई जाएगी? ओथ कराई जाएगी। पर मैं अगर बात करूं अभी तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके पास क्या है अभी एडिशनल चार्ज है, वो अभी दो स्टेट्स की एक साथ क्या है, एक साथ जो है वो गवर्नर है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है एक ही गवर्नर एक से ज्यादा जगहों का भी हो सकता है। अब इसके बाद अगर हम याद करें तो आर्टिकल 72 याद करिए फ्रेंड्स, उसमें हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स को, तो उसी तरह से गवर्नर के पास भी क्या होती है? पार्डनिंग पावर होती है फ्रेंड्स। और इन पार्डनिंग पावर्स को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको नानावटी केस देखना चाहिए, जिसके ऊपर रुस्तम पिक्चर बनी है, क्योंकि नानावटी केस में गवर्नर की पावर्स पे क्वेश्चन किया गया है और बताया गया है कि किस तरह उनकी पावर कम की जानी चाहिए, स्पेशली यूनियन के रिस्पेक्टेड केसेस के बारे में अगर बात करें तो आई गेस उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। पर आप कहोगे सर क्या गवर्नर की भी पास भी फिर भी अगर हम बात करें यूनियन जितनी प्रेसिडेंशियल पावर, यूनियन जितनी पार्डनिंग पावर है, प्रेसिडेंट जितनी पार्डनिंग पावर है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इनकी पार्डनिंग पावर सिर्फ और सिर्फ क्या करती है भाई, उन्हीं उन्हीं क्या कहते हैं लॉस पर लगती है जो स्टेट लिस्ट में दिए हैं, जो स्टेट की पावर में आते हैं। जो स्टेट की पावर के बाहर निकल जाते हैं उन पर इनकी पार्डनिंग पावर नहीं लगती है। फॉर एग्जाम्पल जो डेथ सेंटेंस है ये उसको पार्डन नहीं कर सकते, मौत की सजा अगर दी गई है तो उसको क्या कहते हैं प्रेसिडेंट जो है माफ नहीं कर सकता। और इसके अलावा हम देखते हैं हमारे यहाँ मिलिट्री होती है, और मिलिट्री के अपने क्या होते हैं? कोर्ट्स होते हैं। तो कोर्ट मार्शल अगर किसी का भी होता है तो उस पर गवर्नर की कोई पावर काम नहीं करती है, वो उस पर लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो उस पर भी क्या कर सकता है? उस पर भी आपको पार्डन कर सकता है, माफ कर सकता है। आर्टिकल 72 के एनालॉगस है, पर ये दो बातें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, इनसे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो पूरा क्या था हमारा दोस्तों? गवर्नर था। अब गवर्नर के अलावा हमारे यहाँ क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। हमने देखा था आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में। अब मेरी रफ्तार देख के घबराइएगा मत दोस्तों, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम पहले ही कि ये सब चीजें अच्छे से डिटेल में क्लियर कर चुके हैं, और मैं जो हूँ आपको ये सब चीजें अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, एक एक लेक्चर स्पेशली सेपरेट लिखे।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने पूरा 1 घंटा पहले स्पेशली अच्छे से डेडिकेट करके समझा है, तो इसलिए अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं समझ रहे हैं, अब हम बस नेशनल और सेंट्रल दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। सर बता ही क्यों रहे हो, हम खुद ही कर लेंगे। तो फ्रेंड्स समझेंगा, I am explaining you these things because it is necessary for you. For example, the articles have to be remembered by you. So for that you need a revision. And the part 5 articles, उनमें भी आप काफी क्या हो गए हैं, कई जगह कंफ्यूज हो गए हैं, तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक रिकॉल जरूरी है। तो पार्ट 6 में क्या होता है, हम पार्ट 5 को रिकॉल भी करते हैं, और पार्ट 5 को रिकॉल करने के साथ साथ हम पार्ट 6 के आर्टिकल भी क्या करते हैं फ्रेंड्स, याद कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फ्रेंड, आपको आर्टिकल नंबर 200 तक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपको आर्टिकल नंबर 200 तक एक फॉर्मूला याद रखना है मेरा, जिसको दोस्तों मैं कहता हूं +11 फॉर्मूला। क्या कहता हूं दोस्तों में, +11 फॉर्मूला। तो ये जो +11 फॉर्मूला है दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे आपको आर्टिकल 163 से आर्टिकल 200 तक याद हो जाएगा। मतलब अगर आपको यूनियन के आर्टिकल्स याद हैं तो उनसे आप क्या कर सकते हो, +11 फॉर्मूला लगा के यहाँ के भी आर्टिकल्स बहुत इजीली क्या कर सकते हो, मगअप कर सकते हो। आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो रही है मेरी बात। अब याद करिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 74 में कि जो चीफ मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो क्या करेगी, वो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगी। मतलब हमने आर्टिकल 74 में पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है वो कंप्लीटली क्या करेगा, एडवाइस पे वर्क करेगा। किसकी एडवाइस पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। वही बात कहां दी गई है, आर्टिकल 163 में दी गई है। पर यहां क्या कहा गया है, व्हाट इज सेड हियर, it is said that the chief minister who is the head of council of minister will be present to aid and advise the governor in the exercise of his functions. So बस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और गवर्नर के एक्सचेंज में क्या, प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के एक्सचेंज में क्या आ गया है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर। इवन मैंने कुछ फैक्ट्स जो मैंने वहां पर नोट्स में डिटेल में लिखे हैं दोस्तों, वो फैक्ट्स मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं। व्हाई आई हैवंट मेंशन, बिकॉज इट इज वन एंड द सेम थिंग, सो यू शुड अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ। नाउ continuing it, next is article 174. What was written in article 75 friends, appointment of prime minister. It was written that the prime minister shall be appointed by the president and on his advice other ministers shall be appointed. हमने पढ़ा था जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करता है, वो जो है अपने मिनिस्टर्स को क्या करता है, अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता है। भाई सारा काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, बट द थिंग इज इट इज टू बी डिसाइडेड बाय, रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ओनली। तो समझेगा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पर क्या होगा, नितिन गडकरी जी वगैरह अदर मिनिस्टर्स जो है अपॉइंट होंगे। पर एडवाइस भले ही प्राइम मिनिस्टर की है, पर फिर भी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा, मिनिस्टर्स का, प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। सेम टू सेम बात है, जो चीफ मिनिस्टर है वो उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, और उनकी जो कैबिनेट है, चीफ मिनिस्टर की जो कैबिनेट है, भाई शिवराज सिंह चौहान जी की जो कैबिनेट है, उसको वो खुद रिकमेंड करेंगे, एडवाइस करेंगे किसको, गवर्नर को, और फिर उनके मिनिस्टर्स को, नरोत्तम मिश्रा जी वगैरह को भी क्या करेंगे, ये अपॉइंट कर देंगे। ये देखिए भाई शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब प्रेजेंट में जो हमारे न्यूज में बने हुए हैं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर साहब, ये देखिए होम मिनिस्टर साहब हु इज इन वेरी मच न्यूज एट प्रेजेंट। ओके, वो आपने तलाक वाला उनका जो है बयान सुना होगा, तलाक वाला जो स्टेटमेंट है वो बहुत वायरल है मीडिया में फिलहाल। चलिए, नाउ कंटिन्यूइंग इट, वी हैव स्टडीड वन मोर थिंग, that there is a limit on the number of members in the council of ministers. Remember, that was 15% of the Lok Sabha. So in the same way, it is also 15%
but of the legislative assembly, विधान सभा of MP और any state we can say। और इसका हमने अमेंडमेंट भी याद करा था फ्रेंड्स, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो दैट इज द केस फ्रेंड्स। सो कंप्लीटली नियर अबाउट सिमिलर है, और इसके अलावा मैंने लिखा नहीं है, बट द शिवराज गवर्नमेंट और शिवराज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी ऑल्सो व्हाट, इट विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स whom, it will also be responsible towards the legislative assembly और विधानसभा ऑफ द स्टेट। और इनकी जो मिनिस्ट्री है उसका भी एक एक मेंबर क्या रहेगा, उसका भी एक एक मेंबर क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पर, किसके प्रति, शिवराज जी के प्रति। मतलब शिवराज जी जब चाहे अपने मिनिस्टर्स को फायर कर सकते हैं, जब चाहे अपने मिनिस्टर्स को बढ़ा सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी पावर उनके हाथ में है। उसी तरह से फ्रेंड्स देखिए, हमने आर्टिकल 76 पढ़ा था। आर्टिकल 76 में फ्रेंड्स हमने अटॉर्नी जनरल पढ़ा था, के वेणुगोपाल जी, रिमेंबर, जो क्या है भाई, गवर्नमेंट के वकील हैं। उसी तरह से स्टेट लेवल पे भी क्या होते हैं, वकील होते हैं। अभी आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ढूंढकर कि एमपी के एडवोकेट जनरल, भाई एमपी स्टेट लेवल पे अटॉर्नी जनरल नहीं कहते हैं, स्टेट लेवल पर एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो एमपी के एडवोकेट जनरल कौन है, ये आपका होमवर्क है, फाइंड करिए और फाइंड करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम बातें फ्रेंड्स, कि एडवोकेट जनरल क्या करेंगे भाई, गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस देंगे। याद करिए, आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ नायक फिल्म। नायक फिल्म में अमरीश पुरी ने क्या करा था, अपने एडवोकेट से एडवाइस ली थी कि टेल मी व्हाट शुड बी डन। मैं एक स्टेटमेंट देकर आ गया हूं कि मैं एक दिन का आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा, सो इज इट पॉसिबल। तो याद करिए, वो उन्होंने अपने वकील से पूछा था। सो इट वाज नॉट अटॉर्नी जनरल, एक्चुअली ही वाज एडवोकेट जनरल, यानी क्योंकि वो स्टेट के वकील थे ना फ्रेंड्स। मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की बात थोड़ी करी थी, मैंने चीफ मिनिस्टर की बात करी थी। बट आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए उस वक्त मैंने इस पर क्लैरिटी नहीं दी थी। सर इनका टेन्योर क्या रहेगा, भाई कोई टेन्योर नहीं। जैसा हमने अटॉर्नी जनरल में पढ़ा था फ्रेंड्स, कि प्रेसिडेंट जो है यूनियन लेवल पर, उसके प्लेजर पे क्या होगा, अटॉर्नी जनरल वर्क करेगा। मतलब गवर्नमेंट जब चाहे अपना वकील ला सकती है, हटा सकती है। इन द सेम वे भाई शिवराज सिंह चौहान जी का वकील है, वो जब चाहे ला सकते हैं, जब चाहे हटा सकते हैं। बट एज वी ऑल नो कि भाई स्टेट लेवल पर क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेट लेवल पर जैसे हम बोलते हैं यूनियन लेवल पर सारा काम भाई पावर में किसकी होगा, प्राइम मिनिस्टर के, बट नाम किसका रहेगा, प्रेसिडेंट का। इन द सेम वे स्टेट लेवल पे भी सारा काम पावर में किसकी होगा, चीफ मिनिस्टर साहब की, बट सारा काम जो है रिटर्न फॉर्म में नाम पे किसके होगा, गवर्नर के। तो ये इकलौती कंफ्यूजिंग चीज है, चाहे यूनियन हो चाहे स्टेट हो। आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, हमेशा डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर लेंगे, और उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए रिटर्न फॉर्म में नाम किसका होगा, प्रेसिडेंट का होगा। स्टेट लेवल पर हमेशा डिसीजंस चीफ मिनिस्टर लेंगे, और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए नाम किसका होगा, हमारे गवर्नर साहब का होगा। आई गेस इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। सो व्हाट वी हैव स्टडीड फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज कुछ भी नहीं पढ़ा है फ्रेंड्स। The only thing which we have studied today is that the governor acts as a bridge between the state and the union। हमने जो आज only thing study करी है वो ये है कि गवर्नर स्टेट और यूनियन के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, and the post of governor is very much analogous to the president, the only difference being the president is what, elected, and the governor is what, nominated। तो हमने ये इकलौता डिफरेंस जो है ये हमने क्या कहते हैं टेक डाउन करा है, स्टडी करा है। अदर देन दैट आप देख सकते हैं हमने लेजिस्लेचर को क्या करा है, कंपेयर करा है, जिसमें हमने गवर्नर को प्रेसिडेंट से, चीफ मिनिस्टर को पीएम से, और एडवोकेट जनरल को अटॉर्नी जनरल से कंपैरिजन में करा है। सो इसमें अगर हम बात करें तो इस तरह हमने आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 165 तक का एग्जीक्यूटिव जो है उसको हमने फिनिश आउट करा है। अब कल का जो फ्रेंड्स आर्टिकल लेक्चर रहेगा, सेशन रहेगा,
उसमें हम पूरा लेजिस्लेचर क्या करेंगे भाई, टेक डाउन कर देंगे। और फिर परसों का जो हमारा फ्रेंड्स लेक्चर रहेगा उसमें हम पूरी जुडिशरी जो है उसको स्टडी कर लेंगे। सो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होगा, हमारे तीनों स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।